अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। समद्दू बोला, ये बात तुम यकीनी समझो, जिस वक्त तुम गार के अंदर जाओगे तो मैं उसके आस पास मंडलाता रहूँगा। अव्वल तो दिन के वक्त उधर कोई भर्ती फौजी नहीं आता। अगर आ भी गया तो वो गार की तरफ क्या लेने जाएगा? उसको कुछ शक होगा तो जाएगा। बिल फर्ज महल अगर उस गार की तरफ रुख कर भी लिया तो मैं फाख्ता की आवाज़ निकाल कर तुम्हें खबरदार कर लूँगा। कमांडो शेरवान ने यहाँ मुझसे सवाल किया, अगर फौजी गार में आ गया और उसने तुम्हें देख लिया तो तुम क्या करोगे? वो तो तुम पर फौरन फायर झोंक देगा। मैंने कहा, अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई तो मैं जानता हूँ मुझे क्या करना होगा। आप लोग इसकी फिक्र न करें, बस ये समझ लें कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। दूसरे रोज़ दोपहर के बाद का वक्त तय करके मैं और कमांडो शेरवान समद्दू के गांव से उसी तरह खच्चरों पर सवार होकर वापस रवाना हो गया। पहाड़ी जंगल में रात गहरी अंधेरी थी, मगर अजीब बात है कि पहाड़ों पर रात के वक्त मैदानों जंगलों की रातों की तरह घुप अंधेरा नहीं होता। पहाड़ों पर बगैर चांद की रातों में भी हल्की हल्की सलेटी रंग की रोशनी ज़रूर रहती है। कमांडो शेरवान मुझे साथ साथ रास्ते के निशान बताता जा रहा था। मुझे यह रास्ता अच्छी तरह याद हो गया था। फिर भी कमांडो शेरवान ने कहा, कल मैं एक बार तुम्हारे साथ ज़रूर आऊँगा। इसके बाद तुम्हें अकेले वहाँ तक जाना होगा, क्योंकि हम दोनों को भेष बदल कर पुल की तरफ जाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। कमांडो का ख्याल बिल्कुल दुरुस्त था। मैंने कहा, तुम बेशक कल भी मेरे साथ ना हो, मगर कल मेरा पहला दिन होगा और रास्ते के निशान मैंने रात को देखे हैं, इसलिए कल तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे आसानी होगी। कमांडो शेरवान ने कहा, कल मैं ज़रूर तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। अभी मैं सिर्फ मौके का जायज़ा लेना चाहता था। अभी मेरे एक्शन शुरू करने का वक्त नहीं आया था। मेरी स्कीम और प्लान क्या था, ये जैसे जैसे मेरा मिशन आगे बढ़ेगा आपको इसका इल्म होता जाएगा। अगले रोज़ दोपहर के बाद मैं और कमांडो शेरवान एक बार फिर अपने टारगेट की तरफ रवाना हो गया। उस वक्त हमें समद्दू के मकान की तरफ नहीं जाना था, बल्कि पुल वाली पहाड़ी के एक भी इलाके में जाना था, जहाँ समद्दू पहले से वहाँ बकरियाँ चरा रहा था। वो हमें पहाड़ी पर एक जगह दरख्तों के नीचे बैठा मिल गया। कमांडो शेरवान वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकता था, वो उसी वक्त वापस चला गया। मैंने अपना खच्चर वहाँ से कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे बांध दिया। समद्दू चरवाहे ने 3 बकरियाँ मेरे हवाले कर दी और एक दरख्त की भी छड़ी मेरे हाथ में थमा दिया और कहा, नीचे घाटी की तरफ मत आना, मैं उसी जगह निगरानी करूँगा। मैंने बकरियों को साथ लिया और मुंह से आवाज़ निकाल कर हाँकता हुआ उस पगडंडी पर चलने लगा जो पुल की पहाड़ी वाले कुदरती गार की तरफ जाती थी। मैंने सिर्फ एक बकरी की रस्सी थाम रखी थी, बाकी 2 बकरियां अपने आप साथ साथ चल रही थीं। पगडंडी पर से दरख्तों के गिरे हुए पत्ते इधर उधर बिखरे हुए थे। मैं रुक रुक कर और बकरियों को चराता हुआ आगे चल रहा था ताकि किसी को शक न पड़े। मेरी तेज निगाहें पहाड़ी पगडंडी के सामने की जानिब थीं। पगडंडी बल खाती हुई पहाड़ी के दामन में जाकर झाड़ियों में गायब हो गई थी। मैं बकरियों को साथ लिए रुक रुक कर जा रहा था। जहाँ पगडंडी झाड़ियों में गायब हो जाती थी वहाँ आकर मैं रुक गया और गर्दन को खुजाने के बहाने इर्द गिर्द का घुमाकर जायजा लिया। वहाँ मुझे आसपास ऊपर पहाड़ी की चोटी पर कोई फौजी वगैरह नजर न आया। मैंने रस्सी वाली बकरी को वहीं एक झाड़ी की शाखों से बांधा और खामोशी से कदम उठाता झाड़ियों की दूसरी तरफ आ गया। यहाँ मुझे ऊंचे सरकंडों के पीछे गार का छोटा सा दिखाना दिखाई दिया। मैं सरकंडों को पीछे हटाता गार के अंदर चला गया। ये गार 2 पहाड़ियों के दरमियान एक तंग रास्ते की तरह था, जिसके ऊपर छत पड़ी हुई थी। दीवारों में से दरख्तों की जड़ें बाहर निकली हुई थीं। फिजा में मिट्टी की मरतूब बू थी। बाहर से दिन की रोशनी चंद कदम तक साथ रही, फिर मैं अंधेरे में आ गया। गार की दीवारों को टटोल टटोल कर आगे बढ़ा। अचानक मेरे पांव एक तोदे से टकराए। मैंने झुककर हाथ लगाकर देखा। आगे मिट्टी के ढेर ने गार को आधे से ज़्यादा बंद कर दिया हुआ था। मैं उसके ऊपर से होकर दूसरी तरफ चला गया। यहाँ बहुत गहरा अंधेरा था। मैंने जेब से माचिस निकाल कर जलाई। मोमबत्ती मेरे पास ज़रूर थी, मगर मैं उसे अभी रोशन नहीं करना चाहता था। माचिस की रोशनी में 3-4 कदमों के फासले पर दीवार थी। यहाँ गार बंद हो जाती थी। मैंने बाएं जानिब दीवार पर निगाह डाली। वहाँ महराब की शिकल में और गोलाई में दीवार एक जगह से बाहर निकली हुई थी।
मैं उसके करीब आया तो दिया सलाई बुझ गया। अब मैंने मोमबत्ती रोशन करके ज़मीन पर एक जगह लगा दिया और बैठकर बाहर को निकली हुई गोल दीवार को हाथ लगाकर देखा। यह सीमेंट की गोल दीवार का एक हिस्सा था जो गार से बाहर निकला हुआ था। मुझे यह समझने में देर न लगी कि यह उस बहुत बड़े सतून या कुएं की गोल दीवार का एक हिस्सा था जिसमें पहाड़ी के पुल की तरफ के तिरछे फौलादी गार्डर धंसे हुए थे और जिसमें सीमेंट, पत्थर और लोहे के टुकड़े डालकर भर दिया गया था। यह पहाड़ी वाले पुल की बुनियाद का एक सतून था। दूसरा सतून सामने वाली पहाड़ी की दीवार के अंदर होगा। इन दोनों सतूनों में से हर एक सतून पुल की बुनियाद की हैसियत रखता था। अगर यह सतून आगे की जानिब गिर जाता है या नीचे बैठ जाता है तो इसके साथ ही फौलादी गार्डर भी नीचे बैठ जाते हैं और पुल एक तरफ से नीचे बरसाती नाले में गिर जाता। मगर यह कोई आम किस्म का सतून नहीं था कि जिसके साथ बम बांधकर उसे उड़ा दिया जाता। यह सतून एक किस्म का लोहे और सीमेंट से मुंह तक प्लास्टर किया हुआ कुआं था जिसके अंदर लोहे के 4 गार्डर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कम से कम 50 फुट तक धंसे हुए थे। मैंने एक पत्थर उठाकर उसे सतून की महराबी दीवार पर आहिस्ता से मारा। ऐसी आवाज़ आई जिसने मुझे बता दिया कि सतून अंदर से खाली नहीं है बल्कि पत्थर की तरह सख्त और अंदर से भरा हुआ है। मैंने अंदाज़ा लगाया कि सतून का यह घेरा नीम गुलई की शक्ल में कम से कम 20 फुट का होगा। इस सतून में शगाफ डालने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसमें शगाफ डालकर अंदर धंसे हुए लोहे के गार्डरों तक पहुंचने के लिए उस इलेक्ट्रिकल बर्मे की ज़रूरत थी जिसे यूरोप और अमेरिका में पहाड़ों की चट्टानों को तोड़ा जाता है और उसकी इतनी आवाज़ होती है कि कम से कम 1 मील के अंदर तो कोई शख्स बात नहीं कर सकता और सोना चाहे तो सो नहीं सकता। यहाँ तो मैं हथौड़ी और छीनी को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता था क्योंकि ऊपर पुल का पहला सिरा था और वहाँ फौजी छावनी बनाकर बैठे हुए थे जो बड़ी आसानी से यह आवाज़ सुन सकते थे और गार में आ सकते थे। मैंने उस जगह को कुरेदा जहाँ सतून के सीमेंट की गुलई पहाड़ी गार की दीवार में धंसी हुई थी। ये पहाड़ मिट्टी के थे और वहाँ मेरे कुरेदने से मिट्टी बाहर गिरने लगी। अचानक बाहर से फाख्ता के बोलने की आवाज़ आई। मैंने जल्दी से फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दिया और वहीं दीवार के साथ लगकर बैठ गया। मेरी नज़रें गार के दिहाने की तरफ जमी हुई थीं। गार का दिहाना रास्ते में मिट्टी के तोदे की वजह से मुझे नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ उसमें से दाखिल होने वाली दिन की रोशनी थोड़ी थोड़ी नजर आ रही थी। बाहर गहरी खामोशी छाई हुई थी। फाख्ता की यह आवाज़ यकीनी तौर पर समद्दू चरवाई की थी जिसने खतरे की बूंद सूंघकर मुझे अपने मुंह से फाख्ता की आवाज़ निकालकर खबरदार किया था। जब 5 मिनट गुजर गए और बाहर से दोबारा कोई आवाज़ न आई तो मैंने मोमबत्ती उठाकर जेब में डाली और आहिस्ता आहिस्ता गार के मुंह की तरफ चलने लगा। गार के दिहाने के करीब आकर मैं एक बार फिर रुक गया, कान लगाकर बाहर की आवाज़ों को सुनने की कोशिश किया। बाहर किसी किसी वक्त दरख्त पर किसी परिंदे के बोलने की आवाज़ आ रही थी मगर यह फाख्ता की आवाज़ नहीं थी। मैं बड़ी एहतियात के साथ गार के अंदर से निकलकर सरकंडू की ओट में बैठ गया और सरकंडू में से दूसरी तरफ देखा। मेरी तीनों बकरियां झाड़ियों के पास मौजूद थीं। एक बकरी बंधी हुई अपनी जगह पर खड़ी झाड़ियों में मुंह चला रही थी और दूसरी 2 बकरियां कुछ फासले पर दरख्तों के नीचे इधर उधर मुंह मार रही थीं। समद्दू चरवाहा मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था। मेरी सोटी झाड़ियों के पास ही थी। मैं आहिस्ता से उठकर सरकंडों से निकलकर झाड़ियों के पास आ गया और मुंह से आवाज़ निकलता बंधी हुई बकरी को खोला, लाठी उठी और पगडंडी पर वापस चल पड़ा। ज़रा आगे गया तो समद्दू को देखा जो एक पत्थर पर बैठा और हाथ के इशारे से मुझे पीछे जाने का कह रहा था। मैं तेज़ी से उल्टे पांव रवाना हुआ और झाड़ियों के पास जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद समद्दू चलता हुआ मेरी तरफ आया और मुझे ऐसा इशारा किया कि मैं बकरियों को लेकर दूसरी तरफ पहाड़ी के ऊपर हमवार तख्ते पर आ जाऊं। वो खुद भी बकरियों को हाँकता हुआ ऊपर की तरफ ले गया। उसके पीछे पीछे मैं भी अपनी तीनों बकरियों को साथ चलाता लाठी लेकर ऊपर की तरफ चल पड़ा। ऊपर दरख्तों के दरमियान एक हमवार जगह थी जहाँ समद्दू ज़मीन पर बैठा हुआ था। मैं भी उसके पास जाकर चरवाहों की तरह ज़मीन पर बैठ गया। समद्दू कहने लगा, जिस वक्त मैंने तुम्हें फाख्ता की आवाज़ निकाल कर खबरदार किया था उस वक्त ऊपर से एक डोगरा फौजी नीचे उतरकर गार के करीब से गुजरा था। मुझे डर लगा कि कहीं वो गार के अंदर तो नहीं जा रहा। वो अंदर तो नहीं आया था? मैंने कहा नहीं, अंदर नहीं आया था।
वैसे मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनते ही मोमबत्ती बुझा दी थी और चौकस हो गया था। समद्दू कहने लगा, अब तुम ऐसा करो कि मेरे पीछे पीछे थोड़ा फासला डालकर चले आओ। अब हमें यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। मुझे डर है कहीं किसी फौजी को तुम पर शक न पड़ गया हो। वो बकरियों को लेकर आगे आगे चल पड़ा। मैंने भी अपनी तीनों बकरियों को अपने साथ लगाया और समद्दू के पीछे चलने लगा। दूसरी तरफ थोड़ी सी उतराई उतरने के बाद दूसरे टीले के दामन में एक जगह दरख्तों में चश्मा बह रहा था। हम वहां आ गए। बकरियां चश्मे में पानी पीने लगी। हमने भी थोड़ा थोड़ा पानी पिया और पत्थरों के पास बैठ गया। समद्दू ने कहा, थोड़ी देर में दिन का तीसरा पहर हो जाएगा। यहाँ पहाड़ियों में बड़ी जल्दी शाम हो जाती है। सूरज पहाड़ों के पीछे जाता है तो अंधेरा छा जाता है। मैं इस वक्त बकरियां लेकर वापस जाता हूँ। तुम भी अब वापस चले जाओ। क्या तुम्हें वापसी का रास्ता मालूम है? मैंने कहा, मुझे सारे रास्ते याद हो गए हैं। समद्दू ने पूछा, कोई मतलब की बात मालूम हुई गार के अंदर से? मैंने उसे कुछ न बताया, सिर्फ इतना ही कहा, अभी तो मैं गार को अंदर से अच्छी तरह देख भी नहीं सका। मुझे कुछ रोज तक यहाँ आना पड़ेगा, फिर कोई फैसला करेंगे कि क्या करना चाहिए। हमने एक बड़ी अक्लमंदी की बात की थी और ये हमें करनी ही चाहिए थी, और हम सब ऐसा ही किया करते थे कि अपना राज किसी दूसरे पर उस वक्त तक ज़ाहिर नहीं करते थे जब तक कि हम मजबूर न हो जाएं और दूसरे आदमी के बारे में हमें यकीन हो जाए। उसको राज बताने से कुछ नहीं होगा। चुनाचे हमने समद्दू चरवाहे को यह नहीं बताया था कि ऊपर पहाड़ी पुल को उड़ाना चाहते हैं। कमांडो शेरवान ने उसे यही कहा था कि हम लोग हुर्रियत परस्त मुजाहिदों के लिए वहाँ खुफिया ठिकाना बनाना चाहते हैं जहाँ हम भारतीय फौज से छीना हुआ असला वगैरह भी रख सकेंगे और मौका मिलने पर ऊपर जाकर घात लगाकर पुल पर गुजरते भारतीय फौजी सिपाही के ट्रकों पर भी हमला कर सकें और उन्हें नुकसान पहुंचा सकें। समद्दू चरवाहे को यह खबर नहीं थी कि हमने भारतीय फौज के इतने अहम और मजबूत तरीन पुल को तबाह करने का मंसूबा बनाया हुआ है। समद्दू उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, अभी दिन की रोशनी बाकी है, तुम्हें दूर जाना है, रास्ते में अंधेरा न हो जाए, तुम इसी वक्त निकल जाओ। मैंने उसे बताया कि मैं कल इस वक्त फिर आऊँगा। उसने कहा, इसी चश्मे पर आकर मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हारी बकरियां लेकर इस जगह आ जाऊँगा। मैंने बकरियां उसके हवाले की और वापस रवाना हो गया। शाम का अंधेरा चारों तरफ हो चुका था जब मैं कमांडो शेरवान की पहाड़ी कमी गाह में पहुंचा। वो बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखते ही दूसरे कमांडर मुजाहिदों से अलग होकर वो मुझे नीचे तहखाने में ले गया और अंदर दाखिल होते ही बोला, कोई उम्मीद नजर आई? मैंने उसे गार के अंदर सारी तफसील बताई और कहा, वक्त ज़रूर लगेगा लेकिन टारगेट मारने की पूरी उम्मीद है। कमांडो ने मुझसे पूछा, तुम्हें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बता दो, सारी चीज़ें मुहैया कर दी जाएंगी। क्या ख्याल है तुम अकेले ये काम कर लोगे? तुम्हारे साथ किसी दूसरे मुजाहिद को ना भेज दूँ? मैंने कहा, अभी किसी दूसरे मुजाहिद की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वहाँ दो आदमियों का जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो फिर तुम्हें मेरे साथ जाना होगा, मैं हर वक्त तैयार हूँ। कमांडो शेरवान ने मुस्करा कर जवाब दिया। दूसरे दिन मैं जिस खच्चर पर सवार होकर अपने टारगेट की तरफ रवाना हुआ, उस खच्चर पर एक गठड़ी भी लदी हुई थी। उस गठड़ी में 4 रोटियों के अलावा लोहे की बड़ी मजबूत खुरपियाँ और एक आहनी मोटी सलाख भी थी। समद्दू को मैंने दोपहर का वक्त दिया हुआ था। मैं वक्त पर पहाड़ी के चश्मे पर पहुंचकर खच्चर एक तरफ बांधकर चश्मे के पास बैठ गया और गठड़ी में से एक रोटी निकाल कर खाने लगा ताकि अगर कोई देखे तो यही समझे कि चरवाहे को भूख लगी थी और चश्मे पर रोटी खाने के लिए बैठ गया है। इतने में मुझे बकरियों के घंटियों की टिक टिक और उनके ममियाने की आवाज़ आई। फिर समद्दू एक तरफ से नमूदार हुआ। उसके साथ 6-7 बकरियां थीं और उनमें से 3 बकरियां मेरी थीं। मैंने अपनी बकरियां अपने साथ कर लीं और ऊपर गार की तरफ चढ़ाई चढ़ने लगे। जहाँ से पगडंडी गार की तरफ जाती थी वहाँ मैं अपनी तीनों बकरियां लेकर समद्दू से अलग हो गया। समद्दू अपनी बकरियां लेकर पहाड़ी की उस ढलान की तरफ चला गया जहाँ से फौजी पुल नजर आता था और जहाँ वो हर रोज़ बकरियां चराने जाता था। गार के करीब आकर मैंने कल की तरह बकरियों को एक तरफ चरने के लिए छोड़ा और खुद अच्छी तरह से चारों तरफ देखभाल कर गार में दाखिल हो गया। मैंने सामान वाली गठड़ी झाड़ियों में ही छुपा दी थी। मैं लोहे की मोटी सलाख और दोनों खुरपियां अपने साथ लेता गया था। मैं गार के अंदर से वाकिफ था।
दीवार के साथ साथ चलता हुआ आ गया जहाँ मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ था। ढेर पर से गुजर कर मैं गार में उस मकाम पर आकर रुक गया जहाँ पुल के सतून की महराबी दीवार बाहर को निकली हुई थी। मैंने मोमबत्ती रोशन करके दीवार के साथ इस तरह लगा दिया कि उसकी रोशनी सिर्फ दीवार के खास हिस्से तक पहुंच रही थी। मैंने खुरपी हाथ में लेकर उस जगह से दीवार को कुरेदना शुरू कर दिया जहाँ सतून की सीमेंट वाली दीवार पहाड़ी गार की मिट्टी और पत्थर की दीवार के साथ आकर मिल गई थी। मैं खुरपी इस तरह चलाने लगा कि उसकी आवाज़ पैदा न हो। पहाड़ चूंकि मिट्टी के थे इसलिए खुरपी चलाते हुए वैसे भी कोई आवाज़ पैदा नहीं हो रही थी। सतून के दीवार की मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिर रही थी। दरमियान में किसी जगह कोई पत्थर आ जाता, लोहे की मोटी सलाख को अंदर डालकर उसे उखेड़ कर बाहर निकाल देता और दोबारा खुरपी चलानी शुरू कर देता। मेरे हाथ तेजी से चल रहे थे और कान बाहर लगे हुए थे कि फाख्ता की आवाज़ न आ जाए। अभी तक सब खैरियत थी। बाहर से किसी किसी वक्त बकरी के ममियाने की हल्की आवाज़ आ जाती थी। मिट्टी में पत्थर मिले हुए थे। जब कोई पत्थर आ जाता तो मुझे खुरपी की जगह लोहे की सलाख इस्तेमाल करनी पड़ती थी। मैं काफ़ी देर तक अपने काम में लगा रहा। इस दौरान कुएं की महराबी दीवार के साथ शगाफ पड़ गया था जो आहिस्ता आहिस्ता गहरा हो रहा था। मैं इस तरह खुरपी चला रहा था कि उसकी आवाज़ कम से कम पैदा हो। अचानक बाहर से फाख्ता की आवाज़ आई। मेरे हाथ वहीं रुक गए। मैं दबे पांव चलता गार में जो मिट्टी का तोदा था उसकी ओट में बैठकर गार के दिहाने की तरफ देखने लगा। गार के दिहाने से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। मुझे बाहर दो आदमियों के बातें करने की आवाज़ आने लगी। उनमें एक आवाज़ समधु चरवाहे की थी। लफ्ज़ समझ नहीं आ रहे थे। मैं तोदे की दूसरी तरफ से होकर गार के दिहाने के पास आकर बैठ गया। मैंने सर थोड़ा आगे करके देखा। जहाँ 3 बकरियां खुली जगह छोड़ आया था वहाँ समधु चरवाहे के पास एक भारतीय फौजी खड़ा उससे बातें कर रहा था। वो समधु से कह रहा था, तुमने इन बकरियों को इधर क्यों छोड़ रखा है? तुम्हें मालूम नहीं ये आउट ऑफ बाउंड एरिया है? समधु चरवाहे ने कहा, सूबेदार जी जानवर अपने आप इधर आ गए हैं। मैं अभी इन्हें यहाँ से ले जाता हूँ। मैं तो खुद इधर नहीं आता जी। ठीक है, इधर से बकरियाँ ले जाओ और ख़बरदार इस तरफ मत आना। अच्छा जी ठीक है। और मैंने देखा कि समधु बकरियों को हाँक कर पगडंडी पर दूसरी तरफ ले गया। मगर भारतीय फौज का सूबेदार जिसने डोगरा हेड पहन रखा था और कांधे पर सलिंग के साथ राइफल लटक रही थी वहीं खड़ा इधर उधर देखता रहा। मुझे ऐसे लगा जैसे उसे कुछ शक पड़ गया है। गार के दिहाने के आगे ऊंचे सरकंडे थे। मुझे भारतीय सूबेदार सरकंडों के दरमियान से नजर आ रहा था। वो कुछ देर खड़ा रहा, फिर टहलता टहलता सरकंडों की तरफ आया। मैं दौड़कर मिट्टी के तोदे के पीछे हो गया। मेरी नज़रें गार के दिहाने पर लगी थीं। मेरा ख्याल था कि वो गार के अंदर आएगा। मेरे पास रिवॉल्वर ज़रूर था जिस पर साइलेंसर लगा हुआ था, और रिवॉल्वर ना भी होता तो मैं उस भारतीय फौजी को आसानी से हलाक कर सकता था। मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता था। यह भारतीय फौजी पेट्रोल ड्यूटी पर था और अगर ये वापस अपने यूनिट में नहीं जाता तो उसकी तलाश में दूसरे सारे फौजी इलाके को खंगाल डालते और अगर उसकी लाश ना मिलती तब भी वो समधु चरवाहे को ज़रूर पकड़ कर ले जाते। और कुछ पता नहीं था कि वो तशद्दुद बर्दाश्त न करते हुए मेरा भेद खोल देता। चुनाचे मैं दिल में दुआएं मांगने लगा कि ये सूबेदार दूर ही रहे और गार के अंदर ना आए। खुदा ने मेरी दुआ सुन ली और सूबेदार वहीं से वापस मुड़ गया। जब मैंने देखा कि वो ऊपर की तरफ पहाड़ी पर चढ़ गया है तो मैंने दोबारा दीवार खोदनी शुरू कर दिया और मैं दिन ढले तक अपने काम में मसरूफ़ रहा। जब गार में आती दिन की रोशनी मध्यम होने लगी तो मैंने खुरपी और लोहे की सलाख और बड़ी खुरपी को वहीं मिट्टी के ढेर में छुपा दिया और बड़ी एहतियात से चलता हुआ गार से बाहर आ गया। बाहर मेरी बकरियां नहीं थीं। बकरियां समधु ले गया हुआ था। मैंने झाड़ियों के पास पड़ी हुई अपनी लंबी सोटी उठाई और चरवाहों की तरह दरख्तों और झाड़ियों की तरफ देखता पगडंडी पर से गुजर कर नीचे चश्मे पर आ गया। चश्मे का पानी पिया, मुंह धोया और वहीं बैठकर समधु का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद बकरियों को हाँकता हुआ समधु भी आ गया। वो मेरे करीब बैठते हुए बोला, मुझे लगता है फौजियों को कुछ शक पड़ गया है। बेहतर है तुम कुछ दिन यहाँ ना आओ। मैंने कहा, समधु भैया ये तुम्हारा ख्याल है। मैंने तुम्हें भारतीय फौजी से बातें करते देख भी लिया था और तुम दोनों की बातें भी सुनी थी। मेरे ख्याल में तशवीश की कोई बात नहीं है। अगर खतरे की बात हुई तो मैं अपने आप यहाँ से गायब हो जाऊँगा।
سمدو خاموش رہا۔ میں سورج غروب ہونے کے بعد کمانڈر شیروان کی کمی گاہ میں واپس آ گیا، ساری بات بتائی۔ وہ بولا سمدو بیچارے کو ڈر لگا ہے کہ کہیں اس پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ میرا خیال ہے تم اس کو بتائے بغیر غار میں جانا شروع کر دو۔